ओके, इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप डूइंग और कीप गोइंग। अगर आप जहन्नुम से गुजर रहे हैं, नरक से गुजर रहे हैं, तो गुजरते रहिए, क्योंकि एक समय सबके साथ ऐसा होता है कि ऐसा लगता है जैसे मैं नरक में आ गया। लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन भी हो सकता है कि आप कुछ नया सीखने वाले हैं, मतलब आगे आपका वर्जन अपग्रेड होने वाला है या फिर आपका वर्जन डिग्रेड होने वाला है। कोई दो चीजें ही इसमें हो सकती है। ये आपको पहचानना है कि वो हेल आपने कैसे बनाए। क्या वो हेल आपकी एग्रेसिव लर्निंग से, आपका मतलब इतना टाइम टेबल स्ट्रिक्ट है उस वजह से वो हेल लग रहा है, या कुछ ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से वो हेल लग रहा है। तो अगर हेल पहले वजह से है तो फिर आपका वर्जन अपग्रेड होने वाला है, लेकिन अगर हेल दूसरी वजह से है तो फिर आपका वर्जन डाउनग्रेड होने वाला है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आप किस परिस्थिति में हैं। तो मेरा नाम है अर्पित बालियान। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 4। और नाम क्या है चैप्टर नंबर 4 का? फिजिकल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN या दिव्यांग। तो डिसाइड कर लीजिए, देख लीजिए कि आपकी क्या कंडीशन चल रही है। आज है जन्माष्टमी, तो हैप्पी जन्माष्टमी सबको। और सुबह के लगभग 6:30 बजे हुए हैं। आप जिस भी टाइम देख रहे हैं उसी टाइम की सबको दुआ सलाम। तो हम कर रहे हैं CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और दिव्यांग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये बताइए हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था कि जो डिसेबिलिटी है और डिसऑर्डर है उसमें डिफरेंस क्या है। जरा आज एक दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं। एक डिफरेंस डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में हमने ये बताया था आपको कि प्रोलॉन्ग्ड डिसऑर्डर इज नोन एज डिसेबिलिटी। जो प्रोलॉन्ग्ड डिसऑर्डर है उसी को हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। अगर डिसऑर्डर की वजह से कुछ ऐसा इंपेयरमेंट हो जाए जो कि परमानेंट हो, क्या हो? परमानेंट हो, तो उसी को हम बोल देते हैं डिसेबिलिटी, क्योंकि डिसेबिलिटी लाइफ लॉन्ग चलता है बेसिकली। परमानेंट इंपेयरमेंट अगर हो जाए डिसऑर्डर की वजह से तो इसका मतलब हुआ है डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी होती है लाइफ लॉन्ग और ये डिसऑर्डर लाइफ लॉन्ग नहीं होता। इसे हील किया जा सकता है ट्रीटमेंट के थ्रू। नंबर सेकंड डिफरेंस आज देख लो, वो ये है कि जो डिसेबिलिटी है वो तो फिजिकल भी हो सकती है एंड मेंटल भी हो सकती है, मेंटल डिसेबिलिटी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डिसऑर्डर की, तो डिसऑर्डर वर्ड का ज्यादातर यूज, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज मेंटल हेल्थ के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मेंटल हेल्थ के लिए। डिसऑर्डर वर्ड का यूज करते हैं मेंटल हेल्थ के लिए। जब मेंटल हेल्थ डिस्टॉर्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, तब हम इस वर्ड का इस्तेमाल जनरली करते हैं। ओके, तो करंट स्टडी। अब बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। वो क्या है? टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। बता दूं कि यही डिसऑर्डर्स आते हैं एग्जाम में। 5 नंबर का क्वेश्चन आया करता था, तो उसमें यही पूछे जाते थे डिसऑर्डर्स। और अब भी डिसऑर्डर्स की वैल्यू कम नहीं है, चाहे एमसीक्यू टाइप आए, फिल इन द ब्लैंक्स आए, कुछ भी आए, जो मर्जी आए, लेकिन डिसऑर्डर्स तो आने हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही है और सबसे लंबा टॉपिक भी यही है। सो डिसऑर्डर्स के टाइप क्या है? टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स में सबसे पहला आता है ADHD। क्या आता है? ADHD। ADHD होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट का मतलब होता है अटेंशन की कमी, एंड हाइपर एक्टिविटी का मतलब आप जानते हैं, मतलब उतावलापन, एक तरीके से बोल सकते हैं हाइपर एक्टिविटी को। सो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर तो पता है। तो हमें किसी भी डिसऑर्डर में करना क्या है आखिर? हमें डिसऑर्डर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि उसके सिम्टम्स क्या है, हमें पता होना चाहिए उसके कारण क्या है, कॉजेस क्या है, एंड दैट्स इट।
सिर्फ ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप पूरे डिसऑर्डर को बेझिझक लिख सकते हैं, समझा सकते हैं किसी को भी। तो एडीएचडी के सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले नाम से देख लो, अटेंशन डेफिसिट मतलब इनअटेंटिवनेस होगी। एक वर्ड में अगर बोलना चाहूं, अटेंशन नहीं कर पाओगे, किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाओगे लंबे समय तक। हाइपर एक्टिविटी तेजी होगी, और इंपल्सिवनेस एक वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाता है, इंपल्सिवनेस। इंपल्सिवनेस, तो ये जो इंपल्सिवनेस है वो भी यही सेंस दे रहा है हाइपर एक्टिविटी वाली ही, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसके? वैसे नोट्स मिल जाएंगे आपको बहुत, मतलब कुछ लेक्चर्स के नोट्स बचे हुए हैं, उनका लिंक मैं डाल दूंगा, तो इसका भी मिल जाएगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर सब जो है बच्चा कुछ काम पूरा कर लेंगे हम। लेकिन फिलहाल ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला सिम्टम तो ये हो गया कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज को भूल जाओगे। आपकी जगह हम वो वर्ड यूज कर लेते हैं, कभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए, तो वो अपनी डेली एक्टिविटीज भूल जाएगा। ओके, यूजुअली। नंबर सेकंड पर वो डे ड्रीमिंग में इंडल्ज रहेगा, मतलब हमेशा सोचता रहेगा फ्यूचर में कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मेरा ये हो जाएगा, वो वगैरह वगैरह। नंबर थर्ड, उसे आप इजीली डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है उसे। नंबर फोर, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा। तो समझ गए होगे, लो सेल्फ स्टीम उसका होगा। और फिफ्थ, एंजाइटी अटैक्स। एंजाइटी अटैक्स उसे आते नहीं है। तो ये होगा इसके सिम्टम्स एडीएचडी के, नाम से लिख सकते हो यार। सेकंड, इसके कॉजेस क्या है? अब इसके कॉजेस बता रहा हूं और किसी के नहीं बताऊंगा, क्योंकि सबके सेम है। क्या? कोई भी डिसऑर्डर हो, सबसे मेन कॉज है उसका जेनेटिक कॉज, जेनेटिक लिंक्स। उसके पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई, फूफा फूफी, किसी को भी अगर डिसऑर्डर है, किसी को भी अगर रहा हो, तो चांसेस हैं कि उसको भी होगा, पास ऑन होने के चांसेस हैं। पढ़ा होगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्लास 10th में, और अगर बायोलॉजी बाद में भी लिया तो फिर कमाल है। तो अब बात करते हैं आगे। सेकंड आपका है, अगर ब्रेन इंजरीज हो जाए, ब्रेन इंजरीज अगर हो गई, यहां पर टकरा गया कुछ, तो उससे भी आपके डिसऑर्डर बनने के चांसेस हो सकते हैं। नंबर थर्ड पर आपका आ जाता है, ब्रेन इंजरीज के बाद अगर कोई डिसीजेज हो गई, ट्यूमर वगैरह कुछ भी हो जाए, उससे भी हो सकता है। ट्रोमा, सॉरी ट्यूमर नहीं, ट्रोमा। और ब्रेन डिसीजेज दूसरी ऐसी होती है, उनसे भी हो सकता है। एंड लास्ट में कहना चाहूंगा कि एडीएचडी उन्हें होता है, मतलब जिन्हें होता है उनके अंदर क्या होता है, उनका जो ब्रेन है, ब्रेन के वे जो पार्ट्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं एक्टिविटी को और अटेंशन को, उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस मतलब ऐसे नहीं होते जैसे एक नॉर्मल पर्सन के, नॉर्मल चिल्ड्रन के होते हैं। हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन की, बच्चों की बात कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चों में डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, मिल हर एज में सकते हैं, लेकिन हम बच्चों की खासकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो पहला डिसऑर्डर हमारा हो गया कंप्लीट, एडीएचडी। सेकंड पर हम आते हैं। अच्छा, एक और कारण हो सकता है लो बर्थ वेट। अगर बच्चे का वजन कम है जन्म के दौरान, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है उसकी मेंटल हेल्थ पर, वो डिसऑर्डर आपका ये खींच सकता है। सेकंड पर आता है एसपीडी। क्या? एसपीडी। एसपीडी क्या होता है? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। क्या? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। नाम से पता चल रहा है काम क्या है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से मतलब सेंस को प्रोसेस करने में दिक्कत आएगी, सेंसेस का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन ये अच्छे ढंग से काम नहीं करेंगे, तो ये है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इससे आपका टच, टेस्ट, स्मेल कुछ भी आपका डिस्टॉर्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को एसपीडी है तो एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड को भी वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। जैसे पसीना आ रहा है, मुझे गर्मी लगती है, अगर कोई यहां पर एसपीडी वाला बंदा है, इमेजिन करो, तो शायद उसे पता भी ना चले कि गर्मी हो रही है, उसे महसूस ही ना हो, पसीने भले ही आ रहे हो लेकिन उसे महसूस ना हो कि गर्मी हो रही है। वो अपना काम उसी कॉन्फिडेंस, उसी एकदम
शांति के साथ करता रहेगा कि शांति तो यार उनमें होगी नहीं जब डिसऑर्डर ले रहा है बंदा, तो शांति कैसे होगी उसको? मतलब कुल मिला के बात यह है कि वो सेंस नहीं कर पाएगा। अगर मान लो आपने उसे टच कर दिया पीछे से आकर, उसे पता नहीं है कि कोई आ रहा है और आपने उसे टच कर दिया, तो वो अबे कौन है ऐसे कूद के पड़ सकता है और वो चिल्ला भी सकता है बहुत तेज से, टेबल के नीचे भी छुप सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। तो सेंसेस में उसकी प्रॉब्लम आ जाती है और कॉजेस सेम ही है। तो ये दो डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो गए, एडीएचडी एंड एसपीडी, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अच्छा बात करते हैं हम किसके बारे में, उसके बारे में जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, मानो या ना मानो, जियोपॉलिटिक्स और ये सारी चीजें जिन्हें आप कहते हो हमें इससे क्या मतलब है, वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। जरा पढ़ के तो देखा करो इनके बारे में। लेकिन खैर आज हम बात कर रहे हैं, एक ज्योग्राफिकल टॉपिक है हमारा। देखो यार ये भी जब में मत हो गया, माउंटेन वर्सेस हिल्स। बताओ माउंटेन्स में और हिल्स में क्या डिफरेंस है? हिल अगर कोई पूछे क्या है तो बोल दोगे भाई एक एलिवेटेड पोर्शन है अर्थ सरफेस का जो कि अपने सराउंडिंग एरिया से ऊंचा होता है। अगर आप उसके सराउंडिंग एरिया को देखोगे हाँ तो आप अपने आप को ऊंचाई पे पाओगे, तो वो है हिल। लेकिन माउंटेन क्या है, वो भी तो ऊंचाई है, दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया, एक ऐसा लैंड सरफेस, वो भी तो माउंटेन भी तो वही है। फिर इनमें डिफरेंस क्या है? देखो हिल वो हिल जो कि 600 मीटर से ज्यादा होगी, वो हिल जो कि 600 मीटर से ज्यादा होगी हाइट में, ऊंचाई में, जनरली उसे हम माउंटेन बोलते हैं। सबसे ऊंचा माउंटेन पता है माउंट एवरेस्ट, 8,048 मीटर कुछ इस टाइप का है, इतनी इसकी क्या है हाइट है, 8,000 मीटर से ज्यादा इसकी हाइट है। मैं भूल कैसे सकता हूं? अच्छा उसकी तो याद है जिसकी आपको नहीं पता होगी, अगर पता है तो कमेंट करो। हाईएस्ट सी माउंटेन, अंडर सी जो माउंटेन है, अंडर सी भी माउंटेन्स होते हैं, तो अंडर सी माउंटेन जो है हाईएस्ट वर्ल्ड में, उसकी हाइट कितनी है जरा कमेंट करके बताओ। और नहीं पता है तो सुनो, पैसिफिक ओशन वर्ल्ड का डीपेस्ट ओशन है और उसी के अंदर आपका ये हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट पीक है, अंडर सी है, इसलिए हम माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं। तो उसका नाम है हवाई, हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई, और उसकी जो आपकी हाइट है वो 10,025 मीटर है मेरी, 10,025 मीटर मतलब 10 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और ये आपका 8,848 मीटर है, 8,848 माउंट एवरेस्ट, याद आ गया ना बस, 8,848 मीटर। पैसिफिक ओशन वर्ल्ड का 1/3 कवर करता है, अर्थ का 1/3 हिस्से पर पैसिफिक ओशन ही फैला हुआ है, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। और पैसिफिक ओशन सबसे ज्यादा गहराई इसी की है, कितनी है आखिर वो? तो वो है मारियाना ट्रेंच नाम की वो जगह है, मारियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन के अंदर, और उसकी जो आपकी गहराई है वो है 11,000 मीटर से भी ज्यादा, 11,000 मीटर से भी ज्यादा उसकी गहराई, 11 किलोमीटर से भी ज्यादा, और 10 किलोमीटर से ऊंचा यहाँ पर क्या है माउंटेन है। तो हाईएस्ट पीक वर्ल्ड का कौन सा है? ये कि माउंट एवरेस्ट रिसाइड करना, ये अंडर सी है और वो लैंड सरफेस पर है, इसलिए हम उसी की बात करते हैं। तो आशा करता हूं कि सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तभी जाकर के मैं आगे के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। इंफॉर्मेशन आपको सारी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। स्कोर अगर करना चाहते हैं 95 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर, इस डेटा से, इस इंफॉर्मेशन से। प्लस बाकी डिपेंड करता है आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, क्या आपका लिखने का तरीका कैसा है, किस तरीके से आप लिखते हैं, बाकी 5 मार्क्स उस पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में टॉपिक आता है भाई, अगर पता है लिख दोगे, नहीं पता नहीं लिख पाओगे, सोचना नहीं है कुछ भी। याद है
तो लिख दोगे, याद नहीं है तो नहीं लिख पाओगे। अच्छा, मेरा स्कोर कितना था? तो भाई मेरा स्कोर था 91। तो इतना विश्वास करने के लिए काफी है कि हम इतना स्कोर कर देंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।